हम लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में अच्छा से पढ़े। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करके डाल भी दिया। क्या आप लोग उसको दोबारा सुनेंगे तो हमें नहीं लगता जो कोई सवाल आपसे छूटेगा। सवाल जो जिस लेवल का आता है, दरोगा में भी आया था सवाल कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पे लाया जाएगा प्रस्ताव, राज्यसभा में, संसद में। आप लोग को मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था वही चीज़, जो उपराष्ट्रपति का सारा प्रक्रिया राज्यसभा से ही होता है, बताए थे। लोकसभा का अनुमति होना चाहिए, ये सब बात हम बोले थे। यही सब आ रहा है दरोगा के मेंस में या किसी पेपर में, कहीं बाहर से नहीं आता, सब आपका पढ़ा हुआ ही आता है। बशर्ते आप उस चीज़ को कितना ध्यान से सुन रहे हैं। और दिक्कत है तो क्लास में ही पूछिए, अगर आप नहीं पूछ रहे तो आपकी गलती है। क्या उच्च न्यायालयों के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों को संविधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सबॉर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आप देखते हैं हाई कोर्ट के नीचे में जो न्यायालय काम करता है उसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, जो जिला वगैरह में होता है, ठीक है। तो उसको सबॉर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। तो संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में, किसमें है, संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में, ठीक है, इसका चर्चा है। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। कितना से कितना चर्चा है, तो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक इसका चर्चा है, ठीक है। 233 से लेकर कितना तक चर्चा है, हाँ 233 से लेकर इसका चर्चा है 237 तक, ठीक है। तो एक मिनट, तो क्या है कि भारत के, यद्यपि भारत के अलग अलग राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों के अलग अलग नाम तथा स्तर हैं, किंतु इनका गठन और कार्य प्रणाली पूरे देश में लगभग क्या है, एक जैसा है। अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर का न्यायालय होता है। तो बताएं ही कि जिला में होता है, तो किस स्तर का न्यायालय होता है, ये जिला स्तर का न्यायालय होता है। अतः इसे जिला न्यायालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिला न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। यह जिला का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो क्या कहिएगा, भाग 6 में है। किस अध्याय में है, तो अध्याय 6 में है। किस अनुच्छेद में है, तो 233 से लेकर 237 तक, है ना। अच्छा, अधीनस्थ न्यायालय का क्या है कि ये जिला स्तर का होता है, जिला में होता है क्या, तो यह जिला का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जिला का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जिला न्यायालयों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक बोलते हैं दीवानी न्यायालय, जिसको सिविल कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दीवानी न्यायालय को, सिविल कोर्ट। और दूसरा होता है आपराधिक न्यायालय, जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। कौन सा कोर्ट कहा जाता है, क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो दीवानी न्यायालय में क्या होता है, सिविल कोर्ट में क्या होता है, तो दीवानी न्यायालय में माल संबंधी मामले, आपराधिक न्यायालय में आपराधिक मामले सुने जाते हैं, ठीक है। जिले में एक तीसरे प्रकार का न्यायालय भी होता है, जिसे राजस्व न्यायालय कहते हैं। यह भू राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा करता है, राजस्व न्यायालय, ठीक है। समझ गए तीनों बात। यानी दीवानी मामला है तो जमीन उमीन का मामला हो गया, परिवार उरिवार का झगड़ा हो गया, ये सब देखेगा। आपराधिक न्यायालय है क्रिमिनल कोर्ट, तो क्रिमिनल एक्टिविटी को देखेगा, ठीक है। और एक अलग से राजस्व न्यायालय भी होता है जो भू संबंधी विवादों का निपटारा करता है। जिला न्यायालय का प्रधान जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायालय का प्रधान कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिला न्यायाधीश होता है। वह जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश जो होता है वो दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले की सुनवाई करता है। मतलब जिला न्यायालय का अगर पूछे कि हेड कौन है, जिला न्यायालय में आपने देखा कि प्रत्येक जिला में न्यायालय है, प्रत्येक जिला में दो न्यायालय है, दीवानी न्यायालय और आपराधिक न्यायालय, ठीक है। तो परिवार वाला मामला हो गया, इस सबको देखेगा दीवानी, जमीन उमीन वाला दीवानी देखेगा, और आपराधिक मामलों का आपराधिक न्यायालय देखेगा, ठीक है। तो जिला में जो न्यायालय है उसका प्रधान क्या कहलाता है, जिला न्यायाधीश कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। वह जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों को सुनवाई करता है। जब वह दीवानी मामलों को सुनता है, देखिए जब वही जो जज है, वही जो जिला न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट जज है, अगर वह दीवानी मामलों को सुनेगा, किस मामला को, दीवानी मामलों को,
तब उसे जिला जज कहा जाता है, और जब आपराधिक मामलों को सुनता है तो उसे सेशन जज कहा जाता है। पिछले दिन भी चर्चा किए थे ना। जब दीवानी मामलों को सुनेगा तो क्या कहलाएगा? जिला जज। और जब आपराधिक मामलों को सुनेगा तो क्या कहलाएगा? सेशन जज। सेशन जज सत्र न्यायाधीश। इसलिए इन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी कहा जाता है एक साथ। अतः स्पष्ट है कि प्रधान जिला न्यायाधीश ही जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश दोनों के रूप में काम करता है। क्लियर है ना? जिला न्यायाधीश के कार्यभार की अधिकता को देखते हुए दो अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो अपर जिला न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों पदाधिकारी जिला न्यायाधीश द्वारा हस्तांतरित कार्यों का क्रमशः दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। इनके अधिकार भी जिला न्यायाधीश के क्या होते हैं? समान होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पे इतना सारा लोड हो जाएगा, एक जिला में भी तो बहुत सारा मामला होता है ना, तो इन लोड को कम करने के लिए किनका नियुक्ति किया जाता है? तो दो अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो अपर जिला न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। समझ गए? अच्छा, जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। इनके नियुक्ति के बारे में कितना दिया गया है? 233 में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कितना अनुच्छेद में दिया है? 233 में। जिला अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं जिला में जो न्यायालय होता है। किस भाग में है बताइए? तो भाग 6 में। किस अध्याय में? 6 में। अनुच्छेद कितना से कितना? 233 से 237। ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 233 में। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना एवं प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। कैसे किया जाता है? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के परामर्श से। कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के पद पर तब नियुक्त किया जाएगा जब वह पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो और उसकी नियुक्ति की उच्च न्यायालय ने सिफारिश किया हो। समझ गए? अब मान लीजिए यहाँ कोई जज कैसे बनेगा? जैसे हम लोग पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज बनने का योग्यता पढ़े थे ना जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने का योग्यता आप लोग को पता है, पढ़े थे। तो यहाँ कोई जज बनना चाहेगा तो क्या योग्यता है? सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़े थे? ये 5 वर्ष तक 2 या 2 से विभिन्न या एक ही कोर्ट में जज रहा हो 5 वर्ष, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या। और हाई कोर्ट में देखे थे 10 वर्ष तक जज, 10 वर्ष तक वकील था ना। अब हम देख रहे हैं जिला में सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो इसमें क्या योग्यता है जज बनना है? तो आपको कह रहा है 7 वर्ष तक वकील रहना होगा कम से कम। कितना वर्ष तक? 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना होगा। और आपकी नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट क्या करेगा? सिफारिश करेगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के 2 तरीके हैं। सेवारत व्यक्तियों में से नियुक्ति, अधिवक्ताओं की सीधी भर्ती। प्रथम वर्ग में संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में कार्यरत व्यक्ति आते हैं, जबकि दूसरे वर्ग में अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष तक अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या रहा? कहानी रहा। समझे? अब ये इतना सारा चीज़ जो पूरा का पूरा है सब आपको जानने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जितना आपके काम का है मैं कुछ सवाल आपसे करा देता हूँ। ठीक है। जैसे आप बताइए संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया है? बताइए तो किस भाग में है? भाग 6 में। अनुच्छेद कितना से कितना? 233 से 237। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान तुरंत अभी बोले हैं। 233। कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? 7 वर्ष तक। बहुत अच्छा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल उच्च न्यायालय से क्या करता है? परामर्श करके। ठीक है। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन होता है? जिला जज का न्यायालय होता है ना। जिला जज का न्यायालय क्या होता है? सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय। कौन सा न्यायालय जिला का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय होता है? तो सत्र न्यायाधीश, सेशन जज का। जब आपराधिक मामलों को देखेगा तो कौन जज कहलाएगा? सेशन जज। क्या जिला न्यायाधीशों से अबर श्रेणी के राजस्व न्यायिक सेवा में नियुक्ति के बारे में प्रावधान जिला न्यायाधीशों से
अबर श्रेणी के राजस्व न्यायिक सेवा में नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 234 में। ठीक है। जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार किसे है? जिला न्यायालय और उसका अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार किसको है? किसको इसका नियंत्रण किसके अंदर में है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के। यह अनुच्छेद 235 में दिया है। किस में दिया है? 235 में। अच्छा, राज्य का सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय को क्या बोलते हैं? राजस्व मंडल बोलते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्व मंडल बोलते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। देश में पहली मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन कब और किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा है कई बार। देश में पहली मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किसने और कब किया? तो 4 अगस्त 2007 को केजी बालकृष्णन। अच्छा, केजी बालकृष्णन के बारे में क्या खासियत है? क्या थे वो केजी बालकृष्णन? 4 अगस्त 2007 को मोबाइल कोर्ट का ये उद्घाटन किए थे। तो केजी बालकृष्णन नहीं पढ़ाए थे कि पहले दलित न्यायाधीश थे? भारत में मोबाइल कोर्ट को किसका मानस पुत्र कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र किसको कहा जाता है? मोबाइल कोर्ट को। समझ गए? मोबाइल कोर्ट को क्या कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम का क्या कहा जाता है? मानस पुत्र कहा जाता है। समझ गए? बताइए। अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि अधिकरण क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स क्या होता है। ट्रिब्यूनल्स अधिकरण कहते हैं ना कि ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया, अधिकरण। तो न्यायिक अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों एवं अर्ध न्यायिक विवादों का कम समय में समाधान करना है, न्यायपालिका के बोझ को कम करना है। ट्रिब्यूनल्स का गठन क्यों होता है अधिकरण का? बताइए। तो एक अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों एवं अर्ध न्यायिक विवादों को कम समय में समाधान करना। ठीक है, न्यायपालिका के बोझ को कम करना। मूल संविधान में अगर आपको पूछे जो अधिकरण का कोई उल्लेख है तो कहिएगा नहीं है। मूल संविधान में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स का कोई उद्देश्य है? ट्रिब्यूनल्स समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अधिकरण क्या है? कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय है। पहला बात पूछेगा अधिकरण कैसा निकाय है तो क्या कहिएगा? बताइए। अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका स्थापना क्यों किया गया तो क्या कहिएगा? कहिएगा जब विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों एवं अर्ध न्यायिक विवादों का कम समय में समाधान करना, और ऐसा समाधान करेगा तो किसका बोझ कम होगा? न्यायपालिका का बोझ कम होगा। तो पूछेगा क्या ये मूल संविधान में था तो कहिएगा नहीं, मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, ये जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत एक नया भाग 14 क में जोड़ा गया। किस भाग में जोड़ा गया? भाग 14 के क में, और अनुच्छेद 323 के क और 323 का ख जोड़ करके इसका व्यवस्था किया गया। ठीक है। न्यायाधिकरण की शक्ति को देखते हुए कहा जाता है कि सभी न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं होते, लेकिन सभी उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण होते हैं। ठीक है, तो आप जान जाइए कि ये जो है ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया किस अनुच्छेद के तहत? 323 के क, 323 में ख जोड़ा गया, भाग 14 में क जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये आया था। ऐसा सवाल आवे तो बना लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर की ओर ले चल रहा हूँ, जो है कैग के बारे में आपको बता रहा हूँ। कैग, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। क्या है? स्वतंत्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने किए जाने का क्या है? प्रावधान है। ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा नंबर खोल देता हूँ, ड्यूटी से आया हूँ, कहीं कोई काम रहे तो बंद रखे हैं, ठीक नहीं रहेगा। चलिए, तो क्या है कि हाँ, तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के समस्त वित्तीय कार्य पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। किस कार्य पे नियंत्रण रखने के लिए? वित्तीय कार्य, पैसा कौड़ी पे। ठीक है, समझ गए? तो भारत सरकार का जो पैसा का जो हिसाब किताब होता है, अकाउंटिंग का काम करता है, वो कौन करता है? कैग करता है। ऐसे समझिए।
तो अगर आपको पूछे कि कैग का गठन सबसे पहले कब किया गया, तो 1857 में। 1857 में तत्कालीन 3 प्रेसिडेंसी था। कौन कौन प्रेसिडेंसी था? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। क्या? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के लेखों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से, अच्छा, 1857 में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया। समझ गए? तो ये कैग का पद सबसे पहले कब आया भारत में? 1857 में। स्वतंत्र भारत के बाद भारत जब आज़ाद हो गया तो भारतीय संविधान द्वारा महालेखा परीक्षक को भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नाम दे दिया गया। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति एक संवैधानिक अधिकारी बना दिया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पावर किसके समान है? समझ रहे हैं? पावर किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान पावर है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान पावर है इसका। और संविधान के किस भाग में चर्चा है? भाग 5 में। किस भाग में चर्चा है कैग के बारे में? कैग के बारे में चर्चा है भाग 5 में। ठीक है, भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक। कितना अनुच्छेद है? 148 से 151 तक। समझ गए? 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। एक सवाल खूब पूछता है, तो क्या कहिएगा? राष्ट्रपति। उनके वेतन एवं अन्य शर्तें निर्धारित करने का अधिकार संसद को होगा। वेतन और अन्य शर्त कौन निर्धारित करेगा? संसद करेगा। और इस अधिकार के प्रयोग में संसद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 पारित किया गया। ठीक है, समझ गए? अब कहते हैं जब वो पद ग्रहण करेगा, मान लीजिए आज बना, अपने कुर्सी पे आज बैठा, तो पद ग्रहण करने के 6 वर्ष की अवधि तक कब तक रहेंगे कुर्सी पे? बताइए, कैग कब तक रहेंगे अपने पद पे? 6 वर्ष तक, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए अपना पद धारण करता है। समझ गए? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, किंतु वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको दे सकता है कभी भी त्याग पत्र? राष्ट्रपति को। कितना दिन के लिए बैठेगा? 6 वर्ष तक के लिए। मैक्सिमम एज कितना है? 65 वर्ष। एक बात बताओ रीचा, कि अगर मान लीजिए उनका एज है 63 वर्ष, तो कितना दिन रहेंगे? 2 साल। उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं उसमें योग्यता कैसा था? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के भांति ही योग्यता था। क्या? तो उसको हटाया भी जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तरीके से ही, अनुच्छेद 148 कहता है। ठीक है, हटाने के लिए क्या होगा? संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कितना बहुमत से? बताइए, कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए थे? 2/3। 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है? तो कहिएगा राज्यपाल करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है, आर्टिकल 76, और केंद्र में जो मंत्रीगण होते हैं ये सब करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति सीधे हटा देता करता, तो नहीं करता, इसलिए इसको हटाया जाएगा। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे इसको हटाया जाएगा। समझ गए? वो अपने पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। ठीक है, उनका वेतन उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के वेतन के समान होता है। यानी कितना लाख रुपया होगा? अन्य न्यायाधीश बोल दिया तो 2.5 लाख रुपया पर मंथ होगा। और उसका वेतन भत्ता और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन भत्ता और पेंशन कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। वह अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण, बताइए, नहीं करेगा। समझ गए? कोई दिक्कत? कार्य एवं शक्तियां,
अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्ति के बारे में कहा गया है, ठीक है, कि वो उनका काम क्या है कि संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं यानी अकाउंट्स के संबंध में ऐसे कर्तव्य का पालन करे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करे जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाएगा। ठीक है, वह भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए जाने वाले सभी व्यय का ऑडिट करता है तथा इस संबंध में यह रिपोर्ट्स देगा कि क्या ऐसा व्यय विधि के अनुसार किया गया है। भारत सरकार अपने संचित निधि से, बिहार सरकार अपने संचित निधि से कितना पैसा कौड़ी खर्च कर रहा है, उस सारे चीज़ को ऑडिट करने का काम, रिपोर्ट देने का काम किसका काम होता है बताइए? कैग का होता है। वह संघ और राज्यों की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखाओं से किए जाने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा करेगा, उस पर प्रतिवेदन भी करने का काम करेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये पूरा का पूरा कहानी है। पहले जो बने थे वो उनका नाम था नरहरि राव था। सबसे पहले 1948-49 में बने थे, उनका नाम क्या था? वी नरहरि राव था। ठीक है, उसके बाद अभी लास्ट में गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अभी बदले हैं क्या गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद कोई? अभी कौन है कैग? कैग अभी कौन है देख लीजिएगा करंट अफेयर्स में। अरविंद नहीं, अरविंद पनगढ़िया है कैग। अभी नया बने हैं क्या? वही हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ही। अच्छा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट केंद्र सरकार के मामले में संसद की लोक लेखा समिति, देखिए पीएसी, लोक लेखा समिति को लघु संसद कहा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? मैंने आपको पढ़ाया है 22 मेंबर होते हैं। क्या 15 मेंबर होते हैं कहाँ से? लोकसभा से। 7 मेंबर राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? विपक्षी पार्टी का नेता होता है। जैसे लोक लेखा समिति का नेता अभी कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। तो ये जो कैग है ये अपना रिपोर्ट जो है देखिए किसको देता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार के मामले में संसद की लोक लेखा समिति को देता है, यानी विपक्षी पार्टी के नेता है उन सब के हाथ में ही भारत सरकार जो खर्चा कर रहा है सारा रिपोर्ट देता है। अरुण जेट अभी रोड बना रहे हैं कौन? खूब बढ़िया, नितिन गडकरी का कैग अजब अजब रिपोर्टिंग किया है। बोला कि इस सड़क पर 500 करोड़ खर्चा, इस पे 2000 करोड़ खर्चा। नितिन गडकरी सारा हिसाब दिया कि देखिए कैसे कैसे खर्चा हुआ, कैसे पैसा बचाए हैं। तो इस सारा रिपोर्ट लेकर के किसको दे देता है? लोक लेखा समिति को। राज्य के मामला में राज्य विधानमंडल में जो लोक लेखा समिति है उनको दे देगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का, तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है कैग है उनको लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। समझ गए? कैग को लोक लेखा समिति क्या क्या कहा जाता है? मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। समझ गए कहानी? अब आप लोग कैग से रिलेटेड कोई भी सवाल बना सकते हैं, एक भी गलती नहीं होगा। आइए आपको जांच करते हैं। संघ और राज्यों के सभी वित्तीय, आपको आंसर भी बोलना है तुरंत। संघ और राज्यों के सभी वित्तीय प्रणाली की निगरानी के लिए संविधान द्वारा किस पदाधिकारी का प्रावधान किया गया है बताइए? कैग के बारे में संविधान द्वारा किस प्राधिकारी की नियुक्ति लोक धन के व्यय के निगरानी के लिए प्रहरी के रूप में, वाचिंग डॉग के रूप में किया गया है? तो क्या कहिएगा? कैग। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे देता है? तो संघ के लेखाओं के मामला में देता है राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, ठीक है। और राज्य के मामला में किसको देता है? राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को। ठीक है, देखिए यहाँ जो आप पढ़े नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार के मामले में संसद की लोक लेखा समिति को दिया जाता है, लेकिन किनके माध्यम से दिया जाता है? क्या लोक लेखा समिति के हाथ में जाकर दे देगा? नहीं, राष्ट्रपति के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ राज्य में राज्यपाल के माध्यम से। लेकिन देना किसको है? लोक लेखा समिति को ही। मतलब किसको देगा? लोक लेखा समिति को। समझ गए कहानी? लोक निधि पब्लिक फंड का अभिभावक किसे कहा जाता है? क्या कहिएगा? लोक निधि पब्लिक फंड का अभिभावक किसको कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। समझ रहे हैं? सवाल किस किस तरीके का पूछ रहा है, आपको बनाना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किसका मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है बताइए?
लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति का। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं माध्यमिक परीक्षक को वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था? एस के चंद्रा को वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो आप कैग से सवाल बना सकते हैं। मैं आगे चलूँ कैग से आगे बढ़े। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया, आरटीआई क्या होता है। ठीक है। ऐसे अभी पिछले दिन मेरे भाई ने फ़ोन किया गांव से, बोले कि हम पर कोई आरटीआई लगा दिया है। मैं कुछ सोलर प्लांट वगैरह बांटा हूँ, हम पे कोई आरटीआई लगा दिया है। हमको कहे कि डरने की कोई बात नहीं है, आरटीआई में 10 रुपया का खर्च होता है। ठीक है। और कोई आदमी जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, या कोई भी अगर आप दायित्व तो सरकार आपको देती है, तो कोई भी साधारण इंसान 10 रुपया खर्च करके पूछ सकता है या आपने क्या किया है, कहाँ क्या किया है। ये अधिकार कौन देता है? आरटीआई देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार आपको जो मिला, ठीक है, जिसको सूचना का अधिकार आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं था। क्या भारत के संविधान में सूचना का प्रावधान का था व्यवस्था? तो क्या कहिएगा? नहीं था। ठीक है। जो नागरिकों को सूचना का अधिकार दे सके। फिर भी यह अधिकार विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी आपको संविधान किस में देता है? अनुच्छेद 19(1) में देता है। तो अगर आपको पूछे कि सूचना के अधिकार को किस में रख सकते हैं, तो क्या कहिएगा? अनुच्छेद 19(1) में, क्योंकि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत में सूचना के अधिकार की लड़ाई आज़ादी की दूसरी और प्रजातंत्र की पहली लड़ाई मानी जाती है। भारत में सूचना के अधिकार का संघर्ष आज़ादी मिलने के लगभग 5 दशक तक चला था। कब तक चला था? यानी आज़ादी मिलने के 50 साल तक ये लड़ाई चला था कि हमको सूचना का अधिकार चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देना चाहती थी। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम पूछे किस राज्य में हुआ था, तो कहिएगा राजस्थान राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान राज्य में। ठीक है। 90 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में, किनके राय में? अरुणा रॉय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुआ था इसका उदय। लेकिन दिसंबर 2002 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में। और इसे 2003 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया। ठीक है। और 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन लागू नहीं किया गया। ठीक है। मई 2005 में एक नया सूचना का अधिकार अधिनियम पास किया गया। कब पास किया गया? मई 2005 में। और 15 जून को, ये तारीख पूछता है परीक्षा में, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दिया। कब स्वीकृति दिया राष्ट्रपति? 15 जून को। कब दिया बताइए? राष्ट्रपति स्वीकृति कब दिए? 15 जून 2005 को। और पूरे देश में सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। कब से लागू हो गया? 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है। तो आप केवल वो 2002 वाला भूल जाइए, 2002 वाला फाइल भूल जाइए। याद रखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 15 जून को। 15 जून को। लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से। सर्वप्रथम इसकी लड़ाई किस राज्य में हुई थी कि सूचना का अधिकार मिलना चाहिए? किनके द्वारा किया गया था? मजदूर किसान शक्ति संगठन के अरुणा रॉय के द्वारा। अच्छा, ये सूचना का अधिकार आया शब्द कहाँ से दुनिया में? तो विश्व में सर्वप्रथम सूचना के अधिकार का कानून बनाने का श्रेय स्वीडन देश को जाता है। किस देश को जाता है? स्वीडन को। दूसरे शब्दों में अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कहिएगा तो कौन है? स्वीडन है। ठीक है। स्वीडन ही दिया था सबसे पहले। समझ गए? तो क्या सूचना के अधिकार से सवाल आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ भारत की जांच एजेंसियों के बारे में। ठीक है। भारत की जांच एजेंसियों का देख रहे हैं, बार बार परेशान करते रहता है। जो भी आजकल एक प्रचलन हो गया है कि बीजेपी में जो शामिल नहीं उसके घर पे ईडी पहुंच जाता है नहीं?
तो क्या है ईडी, क्या है सीबीआई, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे।